समोस और एजियन सागर के पार ग्रीस में उतरा और आगे बढ़ा। एथेंस, जबकि बेड़ा समोस से पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा था, चारों ओर से गुजरा। टेनारस ग्रीस के दक्षिणी प्रांत और फिर उत्तर की ओर चले गए। प्रायद्वीप का पश्चिमी तट। क्लियोपेट्रा एथेंस जाना चाहती थी। विशेष कारण यह वहां था कि ऑक्टेविया उसकी ओर अपनी यात्रा पर रुक गई थी, पुनः प्रवर्तन और सहायता के साथ पति, और जब वह वहां थी तब के लोग। एथेंस उसकी दयनीय स्थिति पर दया कर रहा था और मन की महान भावना की प्रशंसा कर रहा था। उसने अपने दुर्भाग्य में प्रदर्शित किया, उस पर और उसके दौरान बहुत ध्यान दिया। उनके बीच रहने से उन्हें कई सम्मान मिले। क्लियोपेट्रा अब चाहती थी उसी स्थान पर जाएं और वहां अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा बनाकर उसके धन और वैभव का प्रदर्शन और उसके मन पर प्रभुत्व का। एंटनी जैसा कि पूरी तरह से पार होना चाहिए और अधिक निश्चल होना चाहिए। ऑक्टेविया का दावा। ऐसा लगता है कि वह दुखी लोगों के पास जाने को तैयार नहीं थी। जिस पत्नी के साथ उसने इतनी निर्दयता से अन्याय किया था, यहाँ तक कि उस स्थान पर कब्जा भी कर लिया था। इस विदेशी शहर के लोगों के दिल लेकिन जाना चाहिए और ईर्ष्या से प्रयास करना चाहिए। एक आडंबर के द्वारा उस छाप को मिटा दें जिसने मासूमियत को आहत किया था। उसकी अपनी बेशर्म दुष्टता की विजयी समृद्धि का प्रदर्शन। वह अपनी योजनाओं में अच्छी तरह सफल हुआ। एथेंस के लोग चकित और हतप्रभ थे। क्लियोपेट्रा ने उनके सामने जो अपार भव्यता दिखाई, वह लोगों के बीच भारी मात्रा में धन वितरित किया, शहर बदले में करने का फैसला किया। उसका सबसे ऊंचा सम्मान। उन्होंने उसे पेश करने के लिए एक गंभीर दूतावास भेजा। इन फरमानों के साथ एथेंस के नागरिक के चरित्र में एंटनी खुद थे। राजदूतों में से एक। क्लियोपेट्रा ने अपने महल में प्रतिनियुक्ति प्राप्त की। सबसे शानदार और भव्य समारोह के साथ स्वागत समारोह में भाग लिया। किसी ने माना होगा कि क्लियोपेट्रा की क्रूर और अप्राकृतिक शत्रुता। ऑक्टेविया अब संतुष्ट हो गई होगी, परंतु ऐसा नहीं था। एंटनी, जबकि वह पर था, एथेंस और निस्संदेह क्लियोपेट्रा की शह पर एक दूत के साथ रोम भेजा। ऑक्टेविया को तलाक की सूचना और एक आदेश के साथ कि उसे अपना छोड़ देना चाहिए। घर। ऑक्टेविया ने आज्ञा मानी। वह बच्चों को साथ लेकर घर से निकली। उसे और उसके क्रूर भाग्य पर फूट फूट कर विलाप करना। इस बीच, जबकि ये सभी घटनाएं पूर्व में घटित हो रही थीं, ऑक्टेवियस आने वाले संकट के लिए अपनी तैयारी कर रहा था और अब कर रहा था। समुद्र के पार एक शक्तिशाली बेड़े के साथ आगे बढ़ना। वह अधिकार से लैस था, रोमन सीनेट और लोगों से, क्योंकि उसने उनसे एक डिक्री प्राप्त की थी। एंटनी को उसकी शक्ति से हटा देना। उन पर लगाए गए आरोप सभी से संबंधित हैं। क्लियोपेट्रा के साथ उसके संबंध से उत्पन्न होने वाले दुष्कर्म और अपराध। ऑक्टेवियस ने एक वसीयत हासिल करने में मदद की, जिसे एंटनी ने पहले लिखा था, रोम छोड़कर, और जिसे उसने वहां रखा था, जिसे वह बहुत पवित्र मानता था। जमा करने का स्थान। इसके प्रभारी संरक्षकों ने ऑक्टेवियस को जवाब दिया। कब? उसने मांग की कि वे उसे नहीं देंगे, लेकिन अगर वह इसे लेना चाहता है, वे उसके काम में बाधा न डालेंगे। ऑक्टेवियस ने तब वसीयत ली और उसे रोमन को पढ़कर सुनाया। सीनेट। अन्य बातों के साथ साथ यह प्रदान किया गया कि उसकी मृत्यु पर, यदि उसकी मृत्यु होनी चाहिए, रोम में होने पर,
उसके शरीर को क्लियोपेट्रा को देने के लिए अलेक्जेंड्रिया भेजा जाना चाहिए, और इसने अन्य तरीकों से अधीनता और समर्पण की एक डिग्री प्रकट की। मिस्र की रानी, जिसे एक रोमन प्रमुख के लिए पूरी तरह से अयोग्य माना जाता था, मजिस्ट्रेट एंटनी पर भी शहरों और प्रांतों को लूटने का आरोप लगाया गया था। क्लियोपेट्रा को उपहार देना, 2 लाख का पुस्तकालय भेजने का, जूलियस सीजर के पास जो था उसे बदलने के लिए पेरगामस से उसके लिए वॉल्यूम गलती से जल गया, अपने पुत्रों का पालन पोषण करने के लिए जैसा कि उनका जन्म था, बहुत ही नीच। रोमन सरकार में भरोसे और शक्ति के स्थान और बहुतों में होने के स्थान में अपने अयोग्य आचरण से एक रोमन अधिकारी की गरिमा से समझौता किया। उसका संदर्भ, उदाहरण के लिए, न्यायिक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करते समय उन्होंने इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा से उसे भेजे गए प्रेमपत्र प्राप्त करें और फिर तुरंत उसे बंद कर दें। पत्रों को पढ़ने के लिए उसके सामने आगे की कार्यवाही से ध्यान हटाना। कभी कभी वे राज्य की कुर्सी पर बैठकर दर्शकों को संबोधित करते हुए ऐसा करते थे। राजदूत और राजकुमार, क्लियोपेट्रा ने शायद ऐसे समय में ये पत्र भेजे थे, अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक प्रचंड स्वभाव के प्रभाव में। एक समय जैसा ऑक्टेवियस ने रोमन सीनेट के समक्ष अपने तर्कों में कहा, एंटनी सुनवाई कर रहे थे। सबसे बड़ा महत्व का कारण और एक समय के दौरान कारण की प्रगति में, जब शहर के प्रमुख वक्ताओं में से एक उसे संबोधित कर रहा था, क्लियोपेट्रा आई। पास से गुजरते हुए जब एंटनी अचानक उठे और बिना किसी के अदालत से चले गए, समारोह उसका पीछा करने के लिए बाहर भाग गया। ये और इसी तरह की 1000 कहानियों का प्रदर्शन किया। एंटनी इतनी घिनौनी रोशनी में कि उसके दोस्तों ने उसका कारण और उसके दुश्मनों को छोड़ दिया, पूर्ण विजय प्राप्त की। उनके और ऑक्टेवियस के खिलाफ डिक्री पारित की गई थी। इसे लागू करने के लिए अधिकृत किया गया था, और तदनुसार जबकि एंटनी उसके साथ बेड़ा और सेना सामोस और एजियन सागर ऑक्टेवियस से पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, उससे मिलने के लिए एड्रियाटिक के नीचे पूर्व और दक्षिण की ओर आ रहा था। समय की प्रक्रिया में विभिन्न युद्धाभ्यासों और देरी के बाद दोनों आयुधा गए। एक्टियम नामक स्थान पर एक दूसरे के आसपास जो मिल जाएगा। ग्रीस के उत्तर में एपिरस के पश्चिमी तट पर नक्शा। दोनों कमांडरों के पास समुद्र में शक्तिशाली बेड़े थे और दोनों के पास भूमि पर बड़ी सेनाएं थीं। एंटनी भूमि सैनिकों में सबसे मजबूत थे, लेकिन उनका बेड़ा उससे नीचा था। ऑक्टेवियस और वह खुद जमीन पर रहने और लड़ने के लिए इच्छुक था। वहां मुख्य लड़ाई, लेकिन क्लियोपेट्रा इसके लिए राजी नहीं हुई। उसने उससे आग्रह किया, समुद्र में ऑक्टेवियस की लड़ाई दें। उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का कारण रहा है के मामले में बचने का एक अधिक सुनिश्चित तरीका प्रदान करने की उसकी इच्छा माना जाता है। संघर्ष के लिए प्रतिकूल मुद्दा। उसने सोचा कि उसकी गैलियों में वह बना सकती है। हार के मामले में तुरंत समुद्र के उस पार अलेक्जेंड्रिया के लिए रवाना हो गई, जबकि वह नहीं जानती थी अगर जमीन पर सेना के मुखिया को पीटा जाए तो उसका क्या होगा। सक्षम सलाहकारों और सेना के मुख्य अधिकारियों ने एंटनी से दृढ़ता से आग्रह किया कि ऐसा न करें, अपने आप को समुद्र पर भरोसा करने के लिए। हालांकि उनके सभी तर्कों और प्रतिवादों के लिए एंटनी ने अनसुना कर दिया। क्लियोपेट्रा को अपनी मर्जी से चलना चाहिए। पर लड़ाई की सुबह जब जहाजों को कतार में खड़ा किया गया तो क्लियोपेट्रा ने उसे पकड़ लिया।
मिस्र के 50 या 60 जहाजों के एक दल की कमान, जो सभी थे पूरी तरह से मानवयुक्त और अच्छी तरह से मस्तूलों और पालों से सुसज्जित। उसने अच्छी देखभाल की। उड़ान के लिए सब कुछ सही क्रम में होना चाहिए, अगर उड़ान साबित होनी चाहिए जरूरी। इन जहाज़ों के साथ उसने रिजर्व में एक स्टेशन लिया और कुछ समय के लिए रुकी रही। लड़ाई का एक शांत गवाह है। ऑक्टेवियस के जहाज हमले के लिए आगे बढ़े। एंटनी के उन लोगों में से और पुरुषों ने डेक से डेक तक भाले, बोर्डिंग बाइक, ज्वलंत डार्ट्स और हर दूसरे विनाशकारी मिसाइल के साथ युद्ध किया जो सैन्य कला तब ईजाद किया था। एंटनी के जहाज़ों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वे न केवल ऑक्टेवियस से अधिक थे, बल्कि उनसे कहीं अधिक थे। उनके द्वारा उस दक्षता में जिसके साथ वे आबाद और सशस्त्र थे। फिर भी यह एक था बहुत जिद्दी संघर्ष। हालांकि क्लियोपेट्रा ने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि यह कैसा होना चाहिए। अंत में फैसला किया। चूंकि एंटनी की सेना तुरंत जीत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए उसने जल्द ही परिणाम के संबंध में उसके डर के आगे झुकना शुरू कर दिया और अंत में एक में गिर गया। घबराहट और उड़ने का संकल्प लिया। उसने आदेश दिया कि पतवारों को मानवयुक्त किया जाए और पालों को फहराया और फिर लगे हुए बेड़े के एक हिस्से के माध्यम से अपना रास्ता मजबूर कर दिया प्रतियोगिता में। और जैसे ही वह पास हुई, उसने जहाज़ों को भ्रम में डाल दिया। समुद्र में जाने में सफल रहा और फिर पूरे पाल के नीचे, तट के नीचे दबाया गया दक्षिण की ओर। एंटनी, जैसे ही उसे पता चला कि वह जा रही है, हर दूसरे विचार को त्याग कर और उसके प्रति अपनी विक्षिप्त भक्ति से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए मल्लाहों के 5 किनारों की एक नाव को झट से बुलाया। क्लियोपेट्रा के फ्लाइंग स्क्वाड्रन के बाद क्लियोपेट्रा ने अपने बर्तन के डेक से पीछे मुड़कर देखा। इस तेज गैली को देखा, उसकी ओर दबा रहा है। उसने उस बर्तन की कड़ी पर एक संकेत उठाया जो उसने किया था में था, ताकि एंटनी को पता चल सके कि वह 50 उड़ने वाले जहाज़ों में से किसके लिए था। चलाना। संकेत से प्रेरित होकर एंटनी जहाज के पास आया और नाविकों ने फहराया। उसे साइड में कर दिया और अंदर जाने में उसकी मदद की। हालांकि क्लियोपेट्रा गायब हो गई थी। शर्म और भ्रम से उबरने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा लगता है, लुक से मिलने की। उसकी कलाओं के उस विकट शिकार के बारे में जिसे उसने अब अपूरणीय रूप से बर्बाद कर दिया था। एंटनी ने उसकी तलाश नहीं की। वह एक शब्द नहीं बोला। वह प्रोव के लिए आगे चला गया जहाज से और खुद को वहीं नीचे फेंककर बीच में अपना सिर दबा लिया। उसके हाथ और स्तब्ध लग रहे थे और पूरी तरह से अभिभूत थे। आतंक और निराशा। हालांकि जल्द ही उनके बोर्ड पर बजने वाले अलार्म से उनकी नींद खुल गई। गैली की उनका पीछा किया गया था। वह अपनी सीट से उठा, एक भाला लिया और आगे बढ़ गया। क्वार्टर डेक पर चढ़ते हुए देखा कि वहां कई छोटी हल्की नावें थीं। पुरुषों और हथियारों से भरा हुआ उनके पीछे आ रहा है और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। गैली। एंटनी अब एक पल के लिए अपनी जादूगरनी के बोलबाला और अभिनय से मुक्त हो गया। बजाय अपने स्वयं के अदम्य साहस और निर्णय के आवेग के तहत मल्लाहों से उनका अच्छा करने के लिए और अधिक तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह करना, भागने का आदेश दिया, पतवार को लगाने का आदेश दिया और इस तरह गैली को घुमाते हुए उसने उसका पीछा करने वालों का सामना किया और अपना जहाज उनके बीच में चला दिया।
एक हिंसक संघर्ष, शोरगुल और भ्रम की स्थिति झटकों और से बढ़ गई थी। नावों और गैली के बीच टकरा। अंत में नावों को पीटा गया। एक को छोड़कर सभी वह अभी भी पास मंडरा रहा था, और उसका सेनापति जो डेक पर खड़ा था अपने भाले को एंटनी पर लक्ष्य करके और तलाश कर रहा था। बेसब्री से इसे फेंकने का अवसर उनके रवैये और अभिव्यक्ति से लग रहा था। उसका चेहरा शत्रुता की कुछ अजीबोगरीब कड़वी भावना से अनुप्राणित होना और घृणा। एंटनी ने उनसे पूछा कि वह कौन है जिन्होंने उन्हें धमकाने की इतनी हिम्मत की। आदमी ने अपना नाम देकर जवाब दिया और कहा कि वह मौत का बदला लेने आया है। उनके पिता। इससे साबित हुआ कि वह उस शख्स का बेटा है जिसे एंटनी ने पहले भी रखा था। समय किसी न किसी कारण से सिर कलम किए जाने के कारण। इसके बाद एंटनी और इस भयंकर हमलावर के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसके अंत में बाद वाले को पीटा गया। नावें तब सफल हुईं। एंटनी के बेड़े से कुछ पुरस्कार बनाना, हालांकि वे कब्जा करने में विफल रहे थे। खुद एंटनी ने पीछा करना छोड़ दिया और लौट आए। इसके बाद एंटनी वापस अपने पास चले गए। जगह दाव में बैठ गया, अपना चेहरा अपने हाथों में दबा लिया और उसी में डूब गया। पहले की तरह निराशाजनक संकट और पीड़ा की स्थिति। जब पति और पत्नी दुर्भाग्य और पीड़ा से अभिभूत होते हैं, प्रत्येक सहज रूप से दूसरे की सहानुभूति और समर्थन की शरण लेता है। यह है हालांकि एंटनी और क्लियोपेट्रा जैसे संबंधों के साथ बहुत अलग। विवेक, जो समृद्धि और धूप में शांत और शांत रहता है, ऊपर उठता है। विपत्ति की घड़ी आते ही अचानक और अप्रत्याशित हिंसा के साथ, और इस प्रकार आपसी आराम और मदद के बजाय प्रत्येक दूसरे के विचारों में पाता है। केवल पश्चाताप की भयावहता को पीड़ा से जोड़ने का साधन। निराशा और निराशा। एंटनी की व्यथा इतनी अधिक थी कि 3 के लिए कई दिनों तक उन्होंने और क्लियोपेट्रा ने न तो एक दूसरे को देखा और न ही बात की। वह भ्रम और दुख से अभिभूत, और वह ऐसी स्थिति में था मानसिक उत्तेजना कि उसने उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। एक शब्द में, कारण। ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह से अपना बोलबाला खो चुका है, उसका दिमाग उसकी बारी बारी से। पागलपन, कभी कभी भयावह उत्तेजना के लिए उठना, बेकाबू होने के आक्षेप में रोष, और फिर कुछ समय के लिए फिर से निराशा की मूर्छा में डूब जाना। इस बीच जहाज जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से नीचे से गुजर रहे थे। ग्रीस का पश्चिमी तट। जब वे दक्षिणी प्रांत तानारस पहुंचे, प्रायद्वीप में रुकना और विचार करना आवश्यक था कि क्या किया जाना है। क्लियोपेट्रा की महिलाएं एंटनी के पास गईं और उन्हें चुप कराने और शांत करने का प्रयास किया। वे उसके लिए खाना लाया। उन्होंने उसे क्लियोपेट्रा को देखने के लिए राजी किया। एक बड़ी संख्या एंटनी के छोटे के आसपास तट के साथ बंदरगाहों से व्यापारी जहाज इकट्ठे हुए, बेड़े और अपनी सेवाओं की पेशकश की। उनका कारण, उन्होंने कहा, हताश नहीं था। भूमि पर सेना को पीटा नहीं गया था। यह भी निश्चित नहीं था कि उसका बेड़ा जीत लिया गया था। इस प्रकार उन्होंने बर्बाद सेनापति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। डूबता साहस और उसे अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक नया प्रयास करने का आग्रह करना। लेकिन सब व्यर्थ था। एंटनी एक निराशाजनक निराशा में डूबे हुए थे। क्लियोपेट्रा थी। मिस्र जाने का निश्चय किया है और उसे भी अवश्य जाना है।
उसने क्या खजाना बांटा। अपने तत्काल अनुयायियों और दोस्तों के बीच उनके निपटान में रहे और दिया। उन्हें खुद को छुपाने के तरीकों के बारे में सलाह देते हैं जब तक कि वे ऐसा नहीं कर सकते। ऑक्टेवियस के साथ शांति। फिर सभी को खोया हुआ समझकर वह क्लियोपेट्रा के पार चला गया। अलेक्जेंड्रिया के लिए समुद्र।